गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वृक्क और उससे संबंधित और भी जो ऑर्गन थे जिनको हम उत्सर्जी अंग मानते हैं उनके बारे में बताया था। साथ में मैंने बताया था जो वृक्क होते हैं और वृक्क की उत्सर्जी वृक्क के साथ जो सहायक अंग होते हैं मिलकर के एक पूरा तंत्र जब बना रहे थे तो पूरा एक सिस्टम बना जा रहा था जिसका नाम था एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। उसके पश्चात मैंने आपको वृक्क की आंतरिक और औतकी संरचना के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि जब हम किसी भी वृक्क का HLS लेते हैं तो उसमें हमें दो भाग दिखाई देते हैं, एक कॉर्टेक्स तथा दूसरा मेडुला। ठीक है। आज बच्चों हम वृक्क में पाई जाने वाली वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। वृक्क में पाई जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं उनको हम वृक्क नलिकाएं कह रहे होते हैं, और वो वृक्क नलिकाएं ही क्या कहला रही होती है? नेफ्रॉन्स कहला रही होती हैं। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं यही हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं या मूत्र निर्माण करते हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ घुले रहते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन ये कह रहे होते हैं, एक यहाँ पर देखिए हेडिंग दिया जा रहा होता है और इस हेडिंग को हम कह रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन्स। इन दोनों को ही हम या तो वृक्क नलिकाएं बोलते हैं या फिर क्या बोल देते हैं? नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होता है या वृक्क नलिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर में वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों के नाम बताइए, तो हम या तो नेफ्रॉन कह रहे होते हैं या वृक्क नलिकाएं बता रहे होते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो वृक्क पाए जाते हैं उनकी संख्या 1 पेयर होती है और प्रत्येक वृक्क के अंदर लगभग 10 से 12 लाख महीन, पतली, लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं नलिकाओं को हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन कह देते हैं। ठीक है। इन्हीं नलिकाओं को क्या नाम दे दिया जाता है? वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कह दिया जाता है, जो हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात यूनिफेरस ट्यूबल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन या फिर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स को, जिनको हम वृक्क नलिकाएं कह देते हैं। अब देखिए, इन वृक्क नलिकाओं में मैंने अभी बताया था किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अर्थात वृक्क में क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद जो पदार्थ बच जाते हैं, जो अपशिष्ट हैं, वो यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, जिनकी प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख संख्या होती है, महीन होती हैं, लंबी होती हैं और कुंडलित होती हैं, इनको ही हम शरीर के वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इनमें ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उस यूरिन में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ घुले रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो वृक्क नलिका है, इस वृक्क नलिका को हम 6 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो पार्ट होता है वृक्क नलिका का, वो होता है मालपीजियन बॉडी, जिसको हम मालपीगी काय कह रहे होते हैं। मालपीजियन बॉडी के बाद दूसरा पार्ट आता है, उसको कहते हैं नेक या ग्रीवा। तीसरा पार्ट आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। चौथा भाग आता है हैंडले का लूप। पांचवा भाग आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका और छठा भाग आता है संग्रह नलिकाएं या कलेक्टिंग डक्ट्स। ये सारे पार्ट्स मिलकर के वृक्क नलिका का निर्माण
करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे होते हैं मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन काय। मालपीजियन काय क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। अर्थात वृक्क नलिकाओं का जो अग्रभाग होता है, कोई भी वृक्क नलिका हो, 10 से 12 लाख जो मैंने बता रखी है, उनमें से प्रत्येक वृक्क नलिका का जो अग्रभाग होता है वही मालपीजियन बॉडी कहलाता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्सेलो मालपिघी। उन्होंने ही इस नलिका को आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई किया, इन्वेंट किया, इसलिए उनके नाम से ही हम इसे क्या कह रहे होते हैं, पार्ट को मालपीजियन बॉडी। जो कितने भागों से मिलके बना होता है, 2 भागों से मिलके बना होता है। एक तो उसमें प्याले के आकार की संरचना होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल। किसके द्वारा खोजा गया, बोमेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, इसलिए उन्हीं के नाम पर हम उसको बोमेन कैप्सूल या बोमेन का संपुट कह देते हैं। जबकि उसके अंदर जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर ग्लोमेरुलर धंसा हुआ पाया जाता है, अर्थात केशिका गुच्छ उसमें धंसा रहता है। केशिका गुच्छ को हम ग्लोमेरुलस कह रहे होते हैं, अर्थात बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को कलेक्टिवली मालपीजियन बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालपीजियन बॉडी। अर्थात अगर आपसे पूछा जाता है कि मालपीजियन काय क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वृक्क का अग्रभाग मालपीजियन बॉडी कहलाता है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक भाग बोमेन कैप्सूल और दूसरा भाग होता है केशिका गुच्छ। बोमेन कैप्सूल प्याले के आकार का होता है, जिसकी गुहा के अंदर केशिका गुच्छ धंसा रहता है। दोनों को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से ही मालपीजियन बॉडी कह देते हैं। और इसी मालपीजियन बॉडी के कारण ही जो वृक्क का कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन होता है वो ग्रैन्युलर दिखाई देता है। ग्रैन्युलर मीन्स कणकीय दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात हमने जो मालपीजियन बॉडी देखा अभी, वो मालपीजियन बॉडी में कितने भाग मैंने बताए आपको, 2 पार्ट बताए, जिसमें एक पार्ट क्या था, एक अभी आपको बताया गया मालपीजियन बॉडी। और मालपीजियन बॉडी में पहला पार्ट आपको बताया गया बोमेन कैप्सूल, दूसरा बताया गया केशिका गुच्छ। बोमेन कैप्सूल प्याले के आकार की संरचना होती है, इसकी गुहा में केशिका गुच्छ धंसा रहता है। बोमेन कैप्सूल महीन और 2 स्तरों से बना हुआ होता है। दोनों स्तर शल्य की उपकला से बने होते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर में विशेषता पाई जाती है कि आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनको पॉडोसाइट्स या पदाणु कोशिकाएं कहा जाता है। और ये जो पॉडोसाइट्स होते हैं, ये हमारी बिल्कुल फिंगर की तरह, अंगुलियों की तरह उभार के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है और ये फिंगर यहाँ दिखाई दे रही है, सारे प्रोजेक्शन के रूप में या प्रोसेस के रूप में या उभार के रूप में। ऐसे ही जो वहां पर पाए जाने वाले पॉडोसाइट सेल होती है, जो आंतरिक भित्ति में होती है, आंतरिक स्तर में होती है, उनके प्रवर्त तथा बोमेन कैप्सूल की जो भित्तियां हैं मिलकर के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बना लेती हैं। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोला जाता है, केशिकीय गुच्छ निस्यंदी झिल्ली। और इस झिल्ली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे या सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्र के कारण ही ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी हो जाती है, पारगम्यता आ जाती है, जिससे जो यहाँ पर अनावश्यक और तरल पदार्थ अपशिष्ट रूप में होते हैं वो फिल्टर होते रहते हैं, बोमेन कैप्सूल की गुहा में आते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें आता है क्या, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को कह रहे होते हैं केशिका गुच्छ। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये बोमेन कैप्सूल की गुहा में पाया जाता है, तथा प्रत्येक वृक्क धमनी की अभिवाहिका या अभिवाही धमनिका केशिका गुच्छ में रुधिर को लाती है, तथा अपवाही धमनिका केशिका गुच्छ से रुधिर को बाहर ले जाती है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है,
अर्थात उसमें रुधिर अधिक मात्रा में प्रवेश करता है लेकिन उतनी ही मात्रा में रुधिर बाहर नहीं निकलता, इसीलिए वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन करने लग जाता है। ठीक है। दूसरी चीज हम ये कह रहे होते हैं कि जो अविवाहित धमनिका जिसको एफरेंट आर्टेरियोल कह रहे होते हैं, ये जब गुहा के अंदर प्रवेश करती है तो बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिनकी संख्या लगभग 50 होती है, और उन छोटी छोटी शाखाओं से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम केशिका गुच्छ कह देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर रुधिर केशिकाओं की जो भित्ति होती है वो एंडोथीलियम की बनी होती है। इस एंडोथीलियम में 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम के बहुत सारे छिद्र पाए जा रहे होते हैं। इसकी एंडोथीलियम तथा बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम दोनों मिलकर के जिस मेम्ब्रेन को बनाती है वही मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर फिल्टर का काम कर रही होती है, और उसी से सारे अनावश्यक पदार्थ छन करके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब देखो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा बता देता हूं। मैंने अभी अभी आपके सामने बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है किसका, यूरिनिफेरस ट्यूबल का, इसको कह रहे होते हैं हम ब्रक्त नलिकाएं, या दूसरा नाम होता है इसका नेफ्रॉन, अर्थात ब्रक्त नलिकाएं एवं नेफ्रॉन की संरचना। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मनुष्य के प्रत्येक ब्रक्त में लगभग 10 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित कन्वोल्यूटेड नलिकाएं या डक्ट्स पाई जाती हैं, जिन्हें ब्रक्त नलिका या नेफ्रॉन कह देते हैं। ब्रक्त नलिकाएं ब्रक्त की संरचनात्मक एवं कौन सी इकाइयां होती हैं, क्रियात्मक इकाइयां होती हैं, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है। ब्रक्त नलिकाओं में किसका निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण होता है, और साथ में क्या घुले रहते हैं, इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ घोले रहते हैं, जैसे यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, अमोनिया हो सकती है, क्रिएटिनिन हो सकता है, क्रिएटिन हो सकती है। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो ब्रक्त नलिका है, इस ब्रक्त नलिका को हम कई भागों में विभेदित कर सकते हैं। जो कई भाग हैं उसमें एक होता है मालपीजी बॉडी, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा होता है हैनले का लूप, हैनले भी वैज्ञानिक थे, पांचवा होता है जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट कह रहे होते हैं, और नेक्स्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट्स। इस प्रकार से कितने भाग बन जाते हैं इसमें, 6 भाग, अर्थात ब्रक्त नलिका कितने भागों से मिलकर बनी होती है, ब्रक्त नलिका 6 भागों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, मालपीजियन बॉडी, ग्रीवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिकाएं। अब देखिए, पहला इसमें सबसे पहले हेडिंग आप क्या लोगे, मालपीजियन बॉडी। अब ये मालपीजियन बॉडी है, मैंने बताया था इसको मालपीजियन बॉडी इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक थे मार्सेलो मालपीजी, जिन्होंने इसको खोजा, इसीलिए उनके नाम पे क्या रख दिया, इसको मालपीजियन बॉडी रख दिया। अब देखिए, ब्रक्त नलिका का जो अग्रभाग होता है, कोई भी ब्रक्त नलिका हो उसका जो अग्रभाग होगा उस भाग को हम क्या कह रहे होते हैं, मालपीजियन बॉडी या मालपीजी काय। यह कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 भागों से, एक होता है बोमेन कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। अब देखिए, जो बोमेन कैप्सूल है इसमें, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बोमेन संपुट, ये संरचना बोमेन नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी, इसलिए नाम क्या रखा गया इसको, बोमेन कैप्सूल। यह कैसा होता है, कप लाइक या प्याले के आकार की संरचना होती है, जिसमें केशिका गुच्छ धंसा हुआ पाया जाता है, या धंसा रहता है, या उसके अंदर एम्बेडेड रहता है। इसके साथ साथ जो बोमेन कैप्सूल होता है, इसकी भित्ति महीन और कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है या 2 स्तरीय होती है, और ये जो द्विस्तर होते हैं ये सल्की स्क्वामस एपिथीलियम द्वारा बने होते हैं। इसके आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम पॉडोसाइट्स या पदाणु सेल या कोशिकाएं कह देते हैं।
पॉडोसाइट मैंने बताया था अभी अभी, जो हमारी फिंगर होती है उनकी तरह प्रोजेक्शंस के रूप में पाई जाती हैं। पॉडोसाइट्स के प्रवर्ध तथा रुधिर केशिकाओं की जो भित्ति होती है ये मिल करके ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बना लेती है। यही ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन फिल्टर का काम करती है, छलनी का काम कर रही होती है, जिसमें अनेकों सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। अर्थात इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। इनके कारण झिल्ली में पारगम्यता या परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इस कारण से ये झिल्ली आसानी से वहां से क्या करती रहती है, फिल्टर करती रहती है। दूसरा पार्ट है इसमें ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ। बोमेन संपुट की गुहा में केशिका गुच्छ पड़ा हुआ पाया जाता है। वृक्क धमनी की जो अभिवाही धमनिका होती है ये केशिका गुच्छ में रुधिर को लाती है, तथा अपवाही धमनिका जिसको इफरेंट आर्टेरियोल कह रहे होते हैं ये रुधिर को बाहर लेके जाती है। इस प्रकार से अभिवाही धमनिका लगभग 50 शाखाओं में बट करके किसका निर्माण करती है, केशिका गुच्छ का। और जब केशिका गुच्छ का निर्माण हो जाता है तब हम यहाँ पर इसी को ग्लोमेरुलस नाम दे देते हैं। अभिवाही धमनिका का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, कंपैरिजन इफरेंट या अपवाही धमनिका से अधिक होता है, इसलिए इसमें ब्लड अधिक मात्रा में प्रवेश करता है लेकिन उतनी ही मात्रा में बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से झिल्ली पर क्या क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वहां फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब देखिए रुधिर की केशिकाओं की जो भित्ति होती है किससे बनी होती है, एंडोथीलियम से। और इस एंडोथीलियम में 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम व्यास के अनेक छिद्र होते हैं। अब इन केशिकाओं की एंडोथीलियम प्लस बोमेन संपुट की भित्ति की एपिथीलियम दोनों मिलकर के फिल्टर या निस्यंदन स्तर की तरह कार्य करती हैं, अर्थात यहाँ से फिल्ट्रेशन होता रहता है। ठीक है, अब इस वृक्क नलिका को हम यहाँ पर डायग्रामेटिक समझा सकते हैं, एक इलस्ट्रेट कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं और इस डायग्राम से ये पूरा का पूरा पार्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा कैसा है, कप के आकार का, प्याले के आकार का। इस प्याले के आकार की संरचना का नाम क्या है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट। और ये बोमेन संपुट किसने खोजा, बोमेन ने, इसलिए नाम क्या रख दिया इसका, बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट कैसे आकार की संरचना होती है, प्याले के आकार की संरचना होती है जिसमें ये केशिका गुच्छ पड़ा रहता है। अब देखिए ये जो बोमेन कैप्सूल है आप बताइए ये डबल लेयर है कि नहीं, एक तो बाहर की तरफ इस तरह दिखाई दे रहा है ये वाला और एक इस तरह अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये दोनों स्तर किससे बने होते हैं, शल्की उपकला कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन सी, शल्की उपकला कोशिकाओं से। लेकिन जो आंतरिक स्तर होता है, ये वाला जो स्तर होता है, इस स्तर में उंगली जैसे उभार बन जाते हैं और वहां पर हम उनको कह रहे होते हैं पॉडोसाइट्स या पदाणु। ये कोशिकाएं केशिका गुच्छ की इस भित्ति के साथ मिल करके यहाँ पर देखिए एक पतली झिल्ली का निर्माण कर लेती हैं। यही झिल्ली क्या कहला रही होती है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे यहाँ पर ये पदार्थ छन करके किसमें आते रहते हैं, बोमेन कैप्सूल की गुहा में, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह दिया जाता है या केशिकीय निस्यंद कह दिया जाता है, जो छन करके लगातार इसके द्वारा आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ये बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ दोनों को अगर हम मिला दें तो ये नाम क्या बन जाता है, मालपीसिकाय। ये लिखा हुआ देखो मालपीसिकाय, जिसमें बोमेन कैप्सूल और क्या आ रहा है, ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के हमने नाम क्या कह दे दिया, मालपीसी बॉडी या मालपीसिकाय या मालपीसियन बॉडी। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, प्रत्येक जो बोमेन कैप्सूल होता है इसमें वृक्क धमनी से एक अभिवाही धमनिका निकलती है। इस अभिवाही धमनिका को हम कह रहे होते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ये गुहा में प्रवेश कर जाती है। गुहा में प्रवेश करके यहाँ पर ये लगभग छोटी छोटी
50 शाखाओं में विभक्त होकर के किसका निर्माण कर लेती है, केशिका गुच्छ का। ये अभिवाही धमनिका इस केशिका गुच्छ में ब्लड को ला रही होती है और अपवाही धमनिका इससे इस रुधिर को बाहर लेके जा रही होती है। ठीक है, अभिवाही धमनिका का व्यास इस अपवाही धमनिका से अधिक होता है, ये अधिक चौड़ी होती है, ये कम चौड़ी होती है। तो यहाँ पर रुधिर अधिक मात्रा में प्रवेश करेगा, अधिक मात्रा में प्रवेश करेगा, लेकिन उतना रुधिर एक साथ आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे रास्ता क्या है, कम व्यास है उसका। इसलिए देखिए केशिका गुच्छ में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण यहाँ पर ये पदार्थ छन करके किसके अंदर आते रहते हैं, बोमेन कैप्सूल की गुहा के अंदर आते रहते हैं। बोमेन कैप्सूल की गुहा में जो केशिकीय गुच्छ होता है, इस केशिकीय गुच्छ कि यहाँ पर ये जो भित्तियां दिखाई दे रही है, इन भित्तियों को किससे बना हुआ माना जाता है, एंडोथीलियम से। और इनमें 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम व्यास के अनेकों छिद्र पाए जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये क्या है, बोमेन संपुट की भित्ति ये एपिथीलियम से बनी होती है। दोनों ये यहाँ पर मिल करके किसका निर्माण कर देती है, दोनों मिल करके मेम्ब्रेन का, जिसको हम ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। और यही झिल्ली किसका काम करती है, फिल्टर का काम कर रही होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए दूसरा भाग आता है ग्रीवा। ग्रीवा इस बोमेन कैप्सूल की गुहा के ठीक पीछे एक सकरी छोटी नलिकाकार संरचना होती है, जिसमें अंदर अनेक क्या लगे होते हैं, शीलिया, अर्थात ये रोमाभी उपकला से बनी होती है। किससे बनी होती है, रोमाभी उपकला से बनी होती है। ठीक है, इसके पश्चात ग्रीवा से आगे वाला ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का भाग जो लगभग हल्का एस के आकार का दिखाई देता है, इसको हम कह रहे होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह नलिका ग्रीवा के पीछे मोटी और लंबी तथा कुंडलित होती है। और ये नलिका का जो अंदर वाला भाग है या इसकी जो भित्ति है वो किससे बनी होती है, घनाकार उपकला से आस्तरित होती है, जिसकी आंतरिक सतह पर अनेकों सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं और वे यहाँ पर ब्रश बॉर्डर का काम करते हैं। उस ब्रश बॉर्डर के कारण इसका अवशोषण तल बढ़ जाता है, अर्थात इनमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती हैं, जो अवशोषण के दौरान या सक्रिय अवशोषण के दौरान ऊर्जा प्रदान कराती हैं। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ये जो छना हुआ केशिकीय गुच्छ निस्यंद होता है, इसका लगभग 2/3 भाग इसी नलिका में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है हेनले का लूप। ये देखिए जो यू आकार वाला पार्ट आप देख रहे हैं, वृक्क नलिका के मध्य का भाग जो समीपस्थ कुंडलित नलिका के पीछे यू आकार में दिखाई देता है, इस पार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, हेनले का लूप। किसके द्वारा ये खोजा गया था, हेनले नामक वैज्ञानिक के कारण, इसलिए इसको हेनले का लूप कह दिया गया। अब देखिए ये जो हेनले का लूप होता है, इसमें 2 भुजाएं होती हैं। एक तो क्या है, ये अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। अवरोही भुजा में समीपस्थ कुंडलित नलिका खुल जाती है। अवरोही भुजा का जो अंदर वाला अस्तर होता है वो शल्की उपकला कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन जो आरोही भुजा होती है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है, लेकिन अवरोही भुजा की अपेक्षा ये हल्की सी प्रारंभिक अवस्था में चौड़ी दिखाई देती है। अवरोही भुजा की जो भित्ति है वो मोटी होती है और ये किससे, घनाकार उपकला कोशिकाओं से आस्तरित रहती है। इसके पश्चात आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये वाली नलिका कौन सी नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। यह नलिका कहाँ पर खुलेगी, संग्रह नलिका में खुलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं हेनले के लूप की जो आरोही भुजा होती है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका का भी जो भित्ति है वो किसके द्वारा, घनाकार उपकला से आस्तरित रहती है, लेकिन इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये किस में खुल जाएगी, संग्रह नलिकाओं में। और जो संग्रह नलिकाएं होती हैं
प्रत्येक संग्रह नलिका में अनेक वृक्क नलिकाएं आकर के खुलती हैं और अनेक संग्रह नलिकाएं मिल करके एक बड़ी बैलनी की नलिका बना लेती हैं, जो कहाँ पर खुलती है, जो रीनल पेल्विस में खुलती है। रीनल पेल्विस क्या होता है, रीनल पेल्विस कीपाकार और चौड़ा भाग होता है जहां से मूत्र वाहिनी प्रारंभ होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रीनल पेल्विस मूत्र वाहिनी का चौड़ा और कीपाकार भाग होता है। अब देखिए ये जो संग्रह नलिकाएं होती हैं ये सारी की सारी कहां पर, एक बैलनी की नलिका के रूप में खुल गई बाहर। प्रत्येक संग्रह नलिका में एक स्तरीय ग्रंथिल उपकला स्तर पाया जाता है और इस प्रकार से संग्रह नलिकाओं में जो अवशिष्ट पदार्थ है या केशिकीय गुच्छ है उसे हम पूरी तरह से यूरिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूरिन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नेक या ग्रीवा। ये बोमिन कैप्सूल के ठीक पीछे होता है, या आप चाहो तो ये कह सकते हो बोमिन कैप्सूल के डायग्राम में मैंने बताया था ना, जो प्याले के आकार की संरचना आती है वो पूरा का पूरा बोमिन कैप्सूल बता रहे थे। उस बोमिन कैप्सूल के ठीक नीचे या पीछे सक्रिय नलिका का संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसको हम नेक कह रहे होते हैं या इसको ग्रीवा कह देते हैं। यह सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा बना होता है, अर्थात जो इसकी भित्ति होती है वो रोमावी उपकला द्वारा बनी होती है। जो वहाँ पर एपिथेलियम होती है उसके ऊपर क्या पाए जा रहे होते हैं, सीलिया। जैसे सपोज करिए ये एपिथेलियम यहाँ पर इस तरह से आपने बना दी, ये बना दी, तो इसके ऊपर ये जो सीलिया है इसको हम कह रहे होते हैं रोमावी। क्या कह रहे होते हैं, रोमावी उपकला। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि जो नेक होती है या गर्दन होती है या ग्रीवा होती है ये किससे बनी होती है, रोमावी उपकला के द्वारा बनी होती है। अब इसमें देखिए जो रोम होते हैं उनका क्या काम होता है, जब बोमिन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन हो जाता है, छन के पदार्थ आ जाते हैं और जो वहाँ छनित होता है या जिसको हम वहाँ पर फिल्ट्रेट कह रहे होते हैं, उस छनित को समीपस्थ कुंडलित नलिका में खींचने के लिए ये सीलिया गति कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रोमावी उपकला पाई जा रही होती है। ठीक है ना। इसके पश्चात आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको चाहो तो पीसीटी भी कह सकते हो, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब देखिए आपको मैंने डायग्राम में बताया था ग्रीवा के ठीक नीचे या ग्रीवा के पीछे एक मोटी लंबी कुंडलित नलिका पाई जाती है। इसी कुंडलित नलिका को हम क्या कह रहे होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कह रहे होते हैं। कौन सी नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका कह रहे होते हैं। ठीक है, ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है ये लगभग एस आकार की दिखाई देती है। जो एस होता है ना इस तरह से एस जैसी दिखाई दे रही होती है। ठीक है, कैसी होती है, ये मोटी होती है, लंबी होती है तथा किसके द्वारा, घनाकार उपकला के द्वारा आस्तरित रहती है, अर्थात इसकी भित्ति क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है, जिसकी अंतिम सतह पर अनेक सूक्ष्मांकुर या प्रवर्ध पाए जाते हैं और ये प्रवर्ध किसका काम करते हैं, ब्रश बॉर्डर का, अर्थात ब्रश बॉर्डर बनाते हैं, जिससे उस सतह का अवशोषण बढ़ जाता है, अर्थात अवशोषण तल बढ़ जाता है, जिससे वो क्या करेगी, अधिक से अधिक उस निस्यंद से लाभदायक पदार्थों को वापस अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इन कोशिकाओं में बहुत सारी संख्या में या बहुत सारी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सक्रिय अवशोषण के दौरान, जब वह अवशोषण हो रहा होता है उस समय कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इस नलिका में कोशिकीय निस्यंद का 2/3 भाग 2/3 पार्ट पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात जो निस्यंद बनता है उस निस्यंद में पानी की सबसे अधिक मात्रा होती है। अगर उस सारे के सारे निस्यंद को उसी रूप में यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाएगी और उस कंडीशन में व्यक्ति या मानव या मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए हमारे वृक्क की जो समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं उनमें जो अवशोषण तल
स्थल है वह उस निस्यंद का लगभग 2/3 पार्ट पुनः absorb कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से यूरिन बहुत कम मात्रा में बनता है। ठीक है ना। इसके पश्चात आता है हेनले का लूप। ये हेनले भी वैज्ञानिक का नाम है। मैंने जो डायग्राम बनाया था उस वृक्क नलिका के मध्य में एक यू आकार का संरचना या पार्ट दिखाई देता है। इस यू आकार वाले भाग को ही हम क्या कह रहे होते हैं, हेनले का लूप कह देते हैं। इस हेनले के लूप में दो भुजाएं होती हैं, एक भुजा डेसेंडिंग और एक होती है एसेंडिंग। जो अवरोही भुजा होती है इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका खुल जाती है तथा यह शल्की उपकला के द्वारा बनी होती है, जबकि दूसरी आरोही भुजा होती है जो दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है तथा इसकी भित्ति मोटी होती है व यह घनाकार उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। अर्थात जो डेसेंडिंग लिम्ब है वो तो शल्की उपकला के द्वारा बनी हुई है और जो वहां पर कौन सी है आरोही एसेंडिंग, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम या घनाकार उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। ठीक है। इसके पश्चात आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। यह भी मोटी, लंबी एवं कुंडलित नलिका के रूप में पाई जाती है, जिसमें हेनले के लूप की कौन सी वाली भुजा खुलती है, आरोही भुजा, और इस नलिका की जो भित्ति होती है वह भी घनाकार उपकला के द्वारा आस्तरित रहती है। जिस तरह से समीपस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति रहती है, लेकिन अंतर केवल ये होता है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका की आंतरिक सतह पर क्या पाए जा रहे होते हैं, सूक्ष्मांकुर, जबकि डिस्टिल में या दूरस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है संग्रह नलिकाएं, जिनको हम कह रहे होते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये जो संग्रह नलिकाएं होती हैं ये इनमें क्या होता है, वृक्क नलिका की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं खुल जाती हैं। अर्थात ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होगी ये किस में खुल जाएगी, संग्रह नलिका में खुल जाएगी। और प्रत्येक संग्रह नलिका में कई प्रकार की वृक्क नलिकाएं आकर के खुलती हैं और इस प्रकार बहुत सारी जो संग्रह नलिकाएं होती हैं ये मिलकर के एक बड़ी और मोटी नलिका बनाती हैं, जिसे हम बैलिनाई की डक्ट कह देते हैं। बैलिनाई यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है। ये नलिकाएं वृक्क श्रोणी में, रीनल पेल्विस में जो मूत्र वाहिनी का चौड़ा और कीपाकार भाग होता है में खुल जाती हैं। ठीक है ना। जो मूत्र वाहिनी का कैसा भाग है, चौड़ा और कीपनुमा। संग्रह नलिकाएं वृक्क की पिरामिड में स्थित रहती हैं। इसलिए आपने देखा है जब मैंने आपको वृक्क की आंतरिक संरचना बताई थी उसमें बहुत सारी धारियां दिखाई दे रही होती हैं। वे धारियां संग्रह नलिकाओं के कारण ही दिखाई देती हैं। किसके कारण दिखाई दे रही होती है, संग्रह नलिकाओं के कारण ही दिखाई दे रही होती हैं। इसलिए जो वृक्क होते हैं वो लीनियर दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें ऐसा लगता है बहुत सारी धारियां या रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि जो संग्रह नलिकाएं होती हैं ये सिंगल लेयर्ड होती हैं, एक स्तरीय होती हैं और किसके द्वारा बनी होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के द्वारा या ग्रंथिल उपकला के द्वारा आस्तरित होती हैं या लेयर्ड होती है। इस प्रकार हम वृक्क नलिका का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो वृक्क नलिका इसमें कितने भागों से मिलकर के बन रही है। पहला वाला भाग मैंने बताया था आपको मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी पुनः दो भागों में बांटा गया था, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इसके बाद में नेक या ग्रीवा जो छोटा नलिकाकार भाग होता है बोमेन कैप्सूल के ठीक नीचे लगा होता है और ये रोमावी उपकला से बना होता है। उसके पश्चात समीपस्थ कुंडलित नलिका आती है, फिर हेनले का लूप आता है, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका आती है और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद में अंत में संग्रह नलिका आती है। संग्रह नलिका में जो छना हुआ भाग तरल भाग के रूप में दिखाई देता है वही वास्तव में यूरिन होता है या उसी को वास्तव में हम एक्चुअल यूरिन कह रहे होते हैं। क्योंकि ये देखिए मूत्र वाहिनी के कहां पर आके खुली है, ये
चौड़े कीपनुमा भाग में संग्रह नलिका। इसका मतलब है ये मूत्र वाहिनी तो हुआ, तो यहाँ पर जब वो भाग या जो तरल पदार्थ आएगा वो वास्तव में क्या होगा, टोटली यूरिन कहलाएगा। और फिर मूत्र वाहिनियां कहाँ पर खुलती हैं, मूत्राशय में, तो यूरिन कहाँ पर चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और ये जो संग्रह नलिकाएं वृक्क के पिरामिड में स्थित होती हैं। वृक्क का पिरामिड कहाँ पर होता है, मेडुला वाले भाग में, और संग्रह नलिकाएं एक स्तरीय ग्रंथिल उपकरण द्वारा आस्तरयुक्त होती हैं। अर्थात जो समीपस्थ कुंडली नलिका और दूरस्थ कुंडली नलिका वाला भाग होता है ये तो कहाँ पर होता है, वृक्क के कॉर्टेक्स वाले भाग में, और जो हैले का लूप होता है और संग्रह नलिकाएं होती हैं ये वृक्क के मेडुला वाले भाग में होती हैं, ठीक है ना। ओके।